हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 28 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर मैगजीन और करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट रही हैं, जो कि हमारी प्रीलिम 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 28 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर मैगजीन में कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट रही हैं। हमारी जो पहली घटना है आज वो है IORA। IORA का मतलब क्या होता है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन का क्या मतलब होता है? ऑलरेडी हमने आपको बताया कि जब कई सारे देश आपस में मिलकर एक संगठन बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं अंतर सरकारी संगठन। इसका गठन कब हुआ? 1997 में। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि इसका गठन 1947 के बाद हुआ या इसका गठन 1945 में हुआ। तो आप कहेंगे नहीं साहब, इसका गठन 1997 में हुआ। इसमें 22 कंट्री मेंबर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन जल्दबाजी में आपसे गलत कराने के लिए दे देता है कि यूएन के इसमें सभी सदस्य मेंबर हैं। ठीक है, या आपको दे देगा कि इसमें अफ्रीका कंट्री के सभी देश मेंबर हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं साहब, इंडियन ओशियन जो रिम एसोसिएशन है इसमें केवल 22 कंट्री मेंबर हैं। और ख़ास बात जानते हो क्या है? कि इसका मेंबर इंडिया है। जैसे कि आपने कल हमसे पढ़ा था, हमने आपको बताया था क्या, हिंद महासागर आयोग के बारे में। और उसमें हमने आपको बताया था कि जो हिंद महासागर आयोग है, इंडियन ओशियन जो कमीशन है, उसमें कितने मेंबर हैं? केवल 5। कौन कौन से? आइलैंड कंट्री मेंबर हैं, और उस पर इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडिया हिंद महासागर आयोग का सदस्य नहीं है, लेकिन इंडिया इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना कि इंडियन ओशियन कमीशन में कौन कौन से देश मेंबर हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ गए। अब देख लेते हैं वो 22 देश कौन हैं। देखो, इन लिस्टेस को आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपसे में भी हो सकता है जब G20 पे क्वेश्चन पूछ लिया तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, आपको देश पता होने चाहिए। तो कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, कोमोरस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव और मलेशिया। ठीक है, मॉरिशस, मोजाम्बिक। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। फिर आता है ओमान, सेशल, सिंगापुर, सोमालिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका। क्लियर? अब यहाँ पे 2-3 बातें याद रखा करो। कैसे याद किया जाता है? यूएई और ओमान। ठीक है, याद आपको कैसे करना है? देखो, क्या यहाँ पे पाकिस्तान मेंबर है? नहीं है। क्या नेपाल मेंबर है? नहीं है। ठीक है, नेपाल नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान मेंबर है? नहीं है। सऊदी अरब मेंबर है? नहीं है। तो आपको इन्हीं क्वेश्चन को दे देगा घुमाने के लिए कि आप ये बताइए ये मेंबर है कि नहीं। तो आप कहेंगे नहीं साहब, इसमें तो ये मेंबर ही नहीं है। अब यहाँ पे एक बात और आपको बताएं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे तथ्यात्मक दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्या? आप देख रहे हो बांग्लादेश इसका मेंबर है, भारत भी इसका मेंबर है, बट क्या इसमें म्यांमार इसका मेंबर है? नहीं है। मालदीव है, लेकिन इसका म्यांमार मेंबर नहीं है। और एक बात और आप बताइए कि म्यांमार के अलावा, ठीक है, श्रीलंका है। समझ गए? तो ऐसे आप लोग याद किया करो, यहाँ पे लिख लिया करो कि ये देश मेंबर नहीं है, क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चन घुमाएगा कि म्यांमार भी इसका सदस्य है, और आप कंफ्यूजन में रहोगे कि हो सकता है कि म्यांमार हो। ठीक है, क्योंकि म्यांमार की लोकेशन आप जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, तो आपको यहाँ लग सकता है, तो म्यांमार नहीं है मेंबर। समझ गए? चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। बाकी आपको तो ये सारे आइलैंड हमने कल दिखाया ही था। तो आप जैसे देख रहे हैं मेडागास्कर है, रियूनियन है, मॉरिशस है यहाँ पे। ठीक है, ये जैसे आपका यहाँ पे देखिए रियूनियन, ये मॉरिशस। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका कोमोरस है। क्लियर? यहाँ पे कोमोरस के बाद आपका ये सेशल्स है। सेशल्स के बाद ये ब्रिटिश का चागोस आर्किपिलगो है। क्लियर? और ये आपका मालदीव की लोकेशन है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको सारी याद हो गई। यानी कि अगर आपको ये भी क्वेश्चन कई बार देते हैं, ध्यान रखना कि उत्तर से दक्षिण लगाइए, और आपको मालदीव, मॉरिशस, रियूनियन दे दे, तो आप बताएंगे साहब उत्तर में मालदीव है, फिर मॉरिशस, फिर रियूनियन। और आपको हो सकता है ये चारों क्रम में दे दे, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए इस मैप को ध्यान से देखिए। और एक और बात है कि आप लोगों के पास जो मैप होता है ना,
तो वहाँ पे भी हाईलाइट कर लीजिए, जो रूम पे आपके मैप लगे हुए हैं उस पर भी हाईलाइट कर लीजिए। हालांकि दिक्कत तो नहीं होगी क्योंकि हम इतनी बार आपको ये रिवाइज करा देंगे कि आंखें बंद करके भी जब देखोगे ना तो चेहरा इसी का नज़र आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए। चलिए, फिर हमारा अगला आर्टिकल है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हमेशा इससे एक ना एक कोई क्वेश्चन पूछती रहती है। 2019 में इस पे क्वेश्चन पूछा था लेकिन वो थोड़ा टफ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि इसे कौन जारी करता है। तो इसे भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। कब? 2 वर्ष में एक बार। आपको यहीं पे घुमा देगा कि 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, या प्रतिवर्ष, या वार्षिक, ठीक है, या अर्धवार्षिक। तो आप बता देना नहीं साहब 2 वर्ष में एक बार। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे वाइल्ड लाइफ एक्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1980 और 1972, इन दोनों में, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में वन को डिफाइन किया गया है कि वन होते क्या हैं। तो आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन घुमा देगा कि भारतीय संविधान में तो वन को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और 1980 में अच्छे से विस्तारित किया गया। तो गलत हो जाएगा, समझ गए। इन्हीं लाइनों पे देखो क्वेश्चन बनते हैं और इस पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट जो इसमें खास बात है वो है बंजर भूमि एटलस 2019। इसे किसने जारी किया? अब यहाँ पे गलती हो जाती है बच्चों से कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण संरक्षण के द्वारा या पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया। तो बिल्कुल भी नहीं, पर्यावरण मंत्रालय इसे नहीं जारी करता, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय जारी करता है। तो इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकते हैं और आपको लगेगा भी कि हाँ कैसे हो सकता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वनों को संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती विषय में शामिल किया गया। कई बार आपसे क्वेश्चन में भी पहले पूछता था यूपीएससी, लेकिन हो सकता है इस बार भी ऐसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन विषय आते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा होगा कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान ये विवाद बहुत आया कि आपदा प्रबंधन किसके उसमें है। ठीक है, साथ ही वैक्सीन का जो प्रोग्राम है किसके अंदर है, सामुदायिक जो स्वच्छता है या सामुदायिक शिक्षा है वो किसके अंदर कराती है। तो ये हम आपको जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बता देंगे कि राज्य के अंतर्गत मोटे तौर पे कौन कौन से आते हैं, समवर्ती सूची में कौन कौन आते हैं, और केंद्र में तो बाकी आते ही होंगे। ठीक है, तो और अवशिष्ट वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची है उसमें वन आते हैं, यानी कि ये राज्य अनुसूची में वन नहीं आते। एक और खास बात कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वन और वन्य जीवों से प्राकृतिक व पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची में पहले थे समवर्ती सूची में डाला गया। यानी कि अब चाहे वन हो या वन्य जीव हो या पक्षी हो, ये सब के सब समवर्ती सूची में आते हैं, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर लाभ बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट बात, हमारे यहाँ वनों के संरक्षण के लिए नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में प्रोविजन किया गया। अब आपको लग रहा होगा सर कैसे क्वेश्चन बनाएगा, इतने सारे आप फैक्ट बता दिए। तो देखो आपको ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, भारत में वनों के संदर्भ में नंबर 1 भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है। ठीक है, नंबर 2 वनों के बारे में भारतीय संविधान के 1972 के अधिनियम में परिभाषित किया गया है। नंबर 3 भारत में इसे नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में भी शामिल किया गया है। ठीक है, नंबर 4 इसे बंजर भूमि एटलस ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। आप कहोगे बंजर भूमि तो साफ सही है, नीति निर्देशक तत्व भी सही है, लेकिन ये परिभाषित नहीं किया गया है। पहली बात आप ये समझिए, और दूसरी बात ये जो रिपोर्ट है ये 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है। समझ गए? तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, ऐसे आप बता देंगे। ठीक है, फिर आता है अगला आर्टिकल मंकी पॉक्स। पॉक्स से संबंधित है कि चेचक यानी कि बंदरों में चेचक हो जाता है। जैसे आपने नॉर्मल पीपल में देखा होगा चेचक हो जाते थे पहले, आज भी जब कई बार आपने देखा होगा बॉडी में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ठीक है, रेड कलर के। तो गांव में अगर आप लोग हैं तो गांव में क्या कहा जाता है, देवी निकल आई हैं। ठीक है, तो उसका पूजा पाठ वगैरह चीज़ें होती हैं, लेकिन ये वास्तव में चेचक की बीमारी होती है। ठीक है, तो आपको पता है वैसे ही बंदरों में भी ये सारी बीमारियां निकल आती हैं, तो इसलिए इसको मंकी पॉक्स नाम दे दिया गया। ये एक जूनोटिक डिजीज है। हमेशा आप ये वर्ड सुनते हैं जूनोटिक। जूनोटिक का मतलब क्या होता है कि जानवरों से मानव में संचरित होने वाला रोग है। और एक बात और आपको बता दें, करंट सिचुएशन में
वर्ल्ड में अधिकांश जो भी बीमारियां आ रही, चाहे जीका हो, ठीक है, या फिर आपका डेंगू हो, ठीक है, या आपका ये जो क्यास्नूर डिजीज़ है, ये सब जेनेटिक डिजीज़ हैं, क्योंकि मानव जितना जानवरों के साथ संपर्क में आ रहा है वैसी ये डिजीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो आप इतनी बातें समझ गए। ये रोग मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमा देगा कि ये मंकी पॉक्स बैक्टीरिया के कारण होता है, या मंकी पॉक्स कवक के कारण होता है, या मंकी पॉक्स पैरासाइट के कारण होता है। तो आप कहेंगे नहीं साहब, ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। कई जानवरों में ऐसा वायरस होता है, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल मंकी में होता है, भैंस में भी होता है, शेर में भी होता है, हाथी में भी होता है, ठीक है। तो वही बात है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे भी घुमा देगा कि केवल और केवल मंकी में होता है, तो नहीं साहब, ये मंकी के अलावा अन्य में भी होता है। रही बात मंकी पॉक्स वायरस की, तो ये वायरस के कारण होता है, ना कि बैक्टीरिया के कारण। इंपॉर्टेंट क्या है कि नाइजीरिया व कांगो में सबसे ज़्यादा होता है। मानव से मानव में संक्रमण होता है, मतलब मानव अगर एक दूसरे के सामने आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, टॉकिंग करते हैं, तो इससे होता है, ठीक है। क्या कोई टीका है, क्या कोई उपचार है, कोई दवा है? तो नहीं साहब, अभी इसके लिए कोई दवा, कोई वैक्सीन, टीका नहीं है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको दो बातें बता दें कि जो टीका है, टीका का मतलब होता है वैक्सीन, और ड्रग, ठीक है, ड्रग का मतलब होता है दवा। वैक्सीन देखो उनको दी जाती है जो इस रोग से प्रभावित नहीं है। ड्रग उन्हें दिया जाता है जिनको ये रोग हो जाता है। जैसे कोरोना जिनको नहीं हुआ है अभी, लेकिन लगता है कि हो जाएगा उन्हें, तो उनको पहले से ही बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, टीका लगाया जाता है। जिनको कोरोना हो गया है उनको बचाने के लिए ड्रग का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये दे दे कि कोरोना का ड्रग बन गया है, दवा बन गई है, तो गलत है ऑप्शन। कोरोना की वैक्सीन बनी है, टीका बना है, ड्रग अभी तक भी नहीं बना है ना। तो ये बात भी याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन घुमा दे आपको। 1980 में दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित कर दिया गया, मतलब पूरे वर्ल्ड में अब चेचक के केसेस नहीं मिलते हैं। एक दो अपवाद आ जाए उनको नहीं काउंट किया जाता है, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और आपको पता होना चाहिए कि श्री IAS एकेडमी ने आपके लिए धौलावीरा की एक पूरी की पूरी 3D ऑडियो या कहें 3D वीडियो, 3D एनिमेशन प्रोवाइड कराई है अपनी भारत दर्शन सीरीज में, ठीक है। तो आप में से जिन बच्चों ने ना देखा हो, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखना, आपको लिंक एक मिलेगी। जहां आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे तुरंत उसमें लिखा होगा धौलावीरा वीडियो टेलीग्राम लिंक, ठीक है, सॉरी टेलीग्राम कह रहा हूँ, यूट्यूब लिंक। तो आप उस लिंक को जहाँ प्रेस करेंगे तुरंत आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा। और यकीन मानिए जो वीडियो में है वही हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। तो एक बार वीडियो भी देख लेना तो चीज़ें आपको और अच्छे से याद हो जाएंगी, और कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हुआ क्या है कि भारत का 40वां इसे वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस डिक्लेयर किया गया। अभी आपने एक दो दिन पहले आर्टिकल पढ़ा था कि 39 इंडिया का जो वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है उसे क्या कहते हैं, रामप्पा मंदिर, तो उसे डिक्लेयर किया गया था। तो अब क्या है, 40वां यानी कि 40वां धौलावीरा को डिक्लेयर किया गया। इंपॉर्टेंट है कि धौलावीरा क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की फर्स्ट साइट है, प्रथम साइट, ठीक है। तो एक बात ये इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ ध्यान देना, मैंने ये वर्ड बोला प्रथम साइट। प्रथम का मतलब अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन की लाइन आपको एक्सट्रीम लग सकती है और आप ऑप्शन गलत करा सकते हैं। तो ध्यान देना कि गलत नहीं करना भाई, प्रथम ही है। अभी तक सिंधु की और कोई भी साइट हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नहीं शामिल है, ठीक है। भारत सुपर 40 के क्लब में अब शामिल हो गया है। और एक बात और बताएं आपको, इंटरेस्टिंग बात, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वैसे भी भारत की तरफ से नहीं शामिल होंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। क्यों नहीं शामिल होंगे, तो पाकिस्तान में है भाई, तो पाकिस्तान की लिस्ट में हो सकता है ये शामिल हो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, बट इंडिया की लिस्ट में नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया में धौलावीरा है, राखी गढ़ी है, ठीक है। तो इंडिया में ये नहीं हो सकता है, समझ गए। खास बात क्या है कि भारत अब सुपर 40 के क्लब में शामिल हो गया। सुपर 40 का मतलब कि 40 जो साइट्स वाले देश हैं, जिन देशों में 40-40 साइट्स अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो चुके हैं, उनमें शामिल हो गया। और खास बात कि पूरे वर्ल्ड में इटली में सबसे ज़्यादा अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, उसके बाद स्पेन, फिर जर्मनी, फिर चाइना, फिर फ्रांस, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। 14 धरोहर स्थल है भारत का। अब 14 में डिवाइडेशन क्या है, 32 हमारे यहाँ कल्चरल हैं,
7 हमारे यहाँ नेचुरल हैं और 1 हमारे यहाँ जो है वो मिक्स है। क्लियर? तो मिक्स, प्राकृतिक और सांस्कृतिक, यानी कि तीनों हम यहाँ पे बातें करते हैं। समझ के इतनी बातें? चलिए फिर बात आती है धौलावीरा के बारे में बेसिक जानकारी। 1968, कुछ लोग इसे 1967 कहते हैं। जगपत जोशी जी ने इसे खोजा था। अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बट यूपीएससी में आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये 5वां सबसे बड़ा स्थल है। इस लाइन को ध्यान से समझना, गलती होती है बहुत बड़ी बच्चों से। सिंधु घाटी के अगर हम 5 प्लेसेस की बात करें, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, तो उन 5 प्लेसेस में 4 के बाद 5वां बड़ा स्थल है धौलावीरा। ठीक है, 5वां बड़ा स्थल धौलावीरा है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है, तो हरियाणा की राखीगढ़ी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। ये अगर क्वेश्चन दे दे तो भी आपका सही होगा, है ना। इतने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लीजिए आपको धौलावीरा दिया है पॉइंट में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो आपको ये भी दे सकता है ना कि भारत का ये सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, तो गलत हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है, भारत का दूसरा जो हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा वो धौलावीरा है, और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, और 5वां जो सबसे बड़ा स्थल है वो धौलावीरा है। इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज करना, 2 बार देखना, समझ जाओगे कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जलाशयों की उपलब्धता मिली है। 8 से 9 जलाशय हैं, आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया है उस पर। ठीक है, 3 भागों में ये विभाजित नगर था। प्राचीर का यहाँ पे उपयोग किया गया। प्राचीर का मतलब ये बाउंड्री वॉल, ठीक है, पूरी बाउंड्री वॉल से बंद था। ठीक है, और 3 भागों में डिवाइड था, ऐसे ऐसे, यानी मध्य भाग, दुर्ग भाग, ऐसे। ठीक है, तो वहाँ पे हमने आपको दिखाया, आप वहाँ देख सकते हैं प्रोटोटाइप के रूप में। एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभिलेख आपने देखा होगा, दरवाजे के पास में अभिलेख एक लगा हुआ मिला है आपको। ठीक है, कब्रें पूर्व से उत्तर पूर्व और सभी कब्रें खाली हैं। मतलब हमने सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी कब्रें देखी हैं, जितने भी कब्रिस्तान में लोगों के, मृतकों के शवों को दफनाया गया है, वो या तो उत्तर दक्षिण है या तो पूरब पश्चिम है, लेकिन इसमें सभी कब्रें पूर्व की ओर हैं। और खास बात, उन कब्रों में आदमी नहीं है, सिर्फ बर्तन हैं और कुछ खाने पीने की सामग्री है। तो ये माना जाता है कि हो सकता है ये रिचुअल्स को परफॉर्म करने का कोई वो हो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। घग्गर नदी पर स्थित है, कर्क रेखा पर भी स्थित है, खादीर बेट द्वीप पर स्थित है। खादीर बेट द्वीप कहाँ पे है, ये गुजरात में खादीर बेट द्वीप है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये आपका गुजरात है। ठीक है, यहाँ से आप ये ऊपर कच्छ के रण पे आए। ठीक है, ये आपका जो आइलैंड है, ये आइलैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं खादीर बेट। क्लियर, यहीं पे ये देखो धौलावीरा आपको दिख रहा है। ठीक है, ये थोड़ा और हम देखो, इसी में आपको थोड़ा दिखा देते हैं धौलावीरा के बारे में। ये देखो, ठीक है, ये धौलावीरा आपको दिख रहा है, पूरा आर्कियोलॉजिकल साइट है। ठीक है, तो ये धौलावीरा उसी में है। हमने आपको वहाँ पे 3D ओरिजिनल दिखा दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे भी हमने ऐसे आपको दिखा दिया। ठीक है, चलिए इतनी बातें आप समझ गए। अब बात आती है मगन। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मगन उस समय सिंधु घाटी के दौरान या प्राचीन भारत के इतिहास में मगन शब्द किसे सूचित किया गया। जैसे मेलुआ, ठीक है ना, आप पढ़ते हैं ना कि मेलुआ और माकन, ये सब दिलमुन और माकन के जहाज हमारे यहाँ लंगर डालते हैं, तो मेलुआ किसे कहा जाता था, हड़प्पा वालों को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मगन किसे कहा जाता था, ओमान प्रायद्वीप के लोगों को। क्लियर, इतनी बातें हो गई। 10 बड़े शिलालेख मिले हैं, बौद्ध स्तूप जैसी यहाँ संरचना मिली है, एक ऐसा गोल क्षेत्र मिला है जहाँ पे ऐसे करके मतलब बौद्ध स्तूप की संरचना दिखाई गई। आप जब वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि अन्य हड़प्पा स्थल गुजरात में कौन कौन से हैं, तो उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा भी हमने बताया, घग्गर नदी पे क्या है, धौलावीरा। लोथल किस पे, साबरमती के तट पे। ठीक है, मिट्टी के ईंटों की संरचनाएं यहाँ मिलती हैं लोथल में। 21 मानव कंकाल मिले हैं यहाँ पे कब्रिस्तान से। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। फिर है रंगपुर, यानी कि अगली साइड, ये भादर नदी के तट पर स्थित है। और खास बात यह है कि गुजरात राज्य का पहला हड़प्पा स्थल है। इस पे इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से गुजरात के में स्थित कौन कौन से हड़प्पा स्थल हैं। तो रंगपुर है, लोथल है, धौलावीरा है, रोजड़ी है।
रोजड़ी या इसे रोजदी भी कहते हैं। प्रभास ये पत्तन है, ठीक है, जो गिर सोमनाथ के पास में स्थित है, ठीक है। फिर आता है इसमें एक और हमारा 5वां साइड लखवावल जो कि जामनगर में। छठा देसलपार जो कच्छ के भुज इलाके में। अब एक बात और बताएं, जो बच्चे एंसेंट हिस्ट्री ऑप्शनल करते हैं ना, उनके लिए 6 साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम आपको जब हिस्ट्री मैपिंग कवर कराएंगे, हालांकि हमने बहुत कुछ कवर करा दिया है, तो वहाँ पे जब अपडेट हिस्ट्री मैपिंग में इनको भी ऐड करेंगे तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप ये मान के चलिए इस बार का मेंस यूपीएससी जो भी बच्चे दे रहे हैं और हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो उनमें ये 6 में से कोई एक साइट आपको लोकेट करने को आ जाएगी, ठीक है। तो आपके 2.5 नंबर पक्के समझिए, ठीक है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुजरात राज्य की अन्य कौन सी विश्व विरासत साइट्स हैं, ठीक है, तो अहमदाबाद सिटी आपको पहले से पता है। रानी की बाव पटना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रानी की बाव। रानी की बाव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरीके की बावड़ी है पानी की। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नोट में भी इसे दिखाया गया है, तो करंट की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हम जब आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसे कवर कराएंगे, ठीक है। चंपानेर और पावागढ़ी ये भी यहाँ पे स्थित विश्व विरासत स्थल है, ठीक है। अगला आर्टिकल है हमारा कैच द रेन पहल। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, कैच द रेन या कैच द रेन, नाम से ही समझ में आ रहा है वर्षा से आधारित होगी। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा इसे शुरू किया गया है जल संरक्षण को बढ़ावा देने से। आपसे क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने पूछा है, आप में से अधिकांश बच्चों को पता होना चाहिए कि 2019 के पेपर में पूछा है निम्न में से क्या है, तो जल संरक्षण प्रणालियां थी। तो आपको पता हो आहार पाइन, कैस्टेड टैंक या कैच द रेन हाल ही में चर्चा में रही है, क्या है, तो आप बता देना कि साहब ये सब की सब जो है ना जल संरक्षण प्रणाली है कि जल का बचाव हमें कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक उदारीकरण के 30 वर्ष। आर्थिक उदारीकरण का मतलब क्या है, 1991 का जो हमने एलपीजी रिफॉर्म लाए थे उससे रिलेटेड है, तो उसके हमारे 30 वर्ष हो गए हैं। तो इसी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बनेंगे। पहला तो वैसे तो मेंस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो बनेगा कि आखिरकार हम लाए क्यों थे, तो बात ये थी कि हमारे पास भुगतान संतुलन का संकट आ गया था। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ऐसे आप समझिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, सपोज कीजिए मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है, क्लियर। ये है हमारा अमेरिका, ठीक है, हमारा ही है, क्या करना है। अमेरिका से मान लीजिए हमने कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये की, हमने खरीद ली, तो हमने अपनी करेंसी रुपए में अमेरिका को प्रोवाइड करा दी। अमेरिका को हमने जब 100 रुपये प्रोवाइड करा दिए, अमेरिका ने क्या किया, हमारे यहाँ से केवल 10 रुपये का सामान कोई परचेज किया, ठीक है। अब ध्यान देना, 10 रुपये का परचेज किया, तो अभी क्या 90 रुपये हम घाटे पे हैं, क्योंकि हमने अमेरिका से ज़्यादा खरीदा है, अमेरिका ने हमारे यहाँ से कम खरीदा है। और यही चीज़ सोचो अगर 100 करके 200 करके बढ़ती जाए और अमेरिका हमारे यहाँ से कम खरीदे, तो सिंपल सी बात है हमें अपना पैसा ज़्यादा अमेरिका पहुँचा रहा है। तो इससे क्या हुआ, भारत की जो करेंसी वो भारत से जाने लगी और भारत में करेंसी नहीं बची। तो भारत में करेंसी नहीं बची तो भारत अब बाहर से देशों से कोई माल आयात नहीं कर सकता। आयात का मतलब होता है दूसरे देश से मंगाना, निर्यात का मतलब होता है अपने देश से दूसरे देश को भेजना, ठीक है। तो भारत आयात नहीं कर पाएगा और इसी आयात और निर्यात के असंतुलन को ही भुगतान संतुलन कहते हैं, ठीक है। मतलब 90 रुपये हमें घाटा हो रहा, 100 रुपये का वो वहाँ से हम खरीद रहे हैं, 10 रुपये का ये हमसे खरीद रहे हैं, तो इसी के मध्य का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं भुगतान संतुलन, कि अभी हमें 90 रुपये की पेमेंट उन्हें और करनी है, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ हमारे पास 15 दिनों के लिए बचा था और आयात के वित्त पोषण हेतु पर्याप्त था। मतलब हमारे पास कुछ ही रुपए बचे थे जो आयात खरीद कर सकते थे दूसरे देशों से 15 दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद भी तो हमें फिर जरूरत पड़ती ना, तो इसीलिए हमने ये व्यवस्था अपनाई। अन्य भी कई कारण थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजकोषीय घाटा, खाड़ी युद्ध जो पहला हुआ था, कुवैत पर इराक ने हमला कर दिया था, और कीमतों में वृद्धि। जब कुवैत पर इराक का हमला हुआ था तो बात क्या है कि तेल संकट उत्पन्न हो गया, तो ऑयल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, तो इससे भी दिक्कतें आई। राजकोषीय घाटा क्या होता है, देखो सिंपल सी बात, दो तरीके की महंगाई नापने के तरीके होते हैं। एक आरबीआई नापती है तो उसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत। दूसरा जो
भारत सरकार नापती है, महंगाई को कम करती, कंट्रोल करती, उसे कहते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब ये हुआ सरकार ने 800 रुपये डिसाइड किए कि हम इस पूरे वर्ष में 800 रुपये खर्च करेंगे, लेकिन सरकार से खर्च हो गए 1000 रुपये, तो इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, कि सरकार को 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा, जो कि गलत है। सरकार की इनकम 800 थी, लेकिन सरकार ने खर्च 1000 कर दिए। तो कई बार ये फायदेमंद भी होता है, कई बार नुकसानदेह भी होता है। तो आपको बस इतना याद रखना कि इतने सारे कारण थे। आपको क्वेश्चन दे देगा निम्न में से कौन कौन से कारण थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 1991 में मनमोहन सिंह, जो कि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे। अब आप कमेंट बॉक्स में एक बात बताना कि 1991 में जब ये एलपीजी रिफॉर्म आए थे, उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सरकार नहीं बताना, बस कौन थे ये बताना है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे सुधार किए गए। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि एलपीजी रिफॉर्म में क्या क्या किया गया। तो पहला तो वैश्वीकरण को परमिशन दी गई, निजीकरण की शुरुआत की गई और औद्योगिक नीति का उदारीकरण किया गया। इन तीनों पे ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट डेप्थ में क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आपसे पूछ सकता है कि 1992 के उदारीकरण के रिफॉर्म में निम्न में से कौन कौन शामिल थे। तो आपको इन 7 पॉइंट से 8 पॉइंट में दे देगा और आपसे पूछेगा, तो आप बता देना कि साहब ये 8 पॉइंट इसमें थे। हालांकि आपको 8 नहीं देगा, 4 देगा। तो चारों आपको पता हो। पहला, औद्योगिक लाइसेंस, परमिट राज का उन्मूलन। परमिट राज का मतलब क्या होता था कि मान लीजिए कोई आपको इंडस्ट्री लगानी है, तो आप हमेशा अधिकारियों के चक्कर काटते रहते थे। तो अधिकारी क्या करते थे कि पैसा आपसे वसूली करते थे, जिसको लाइसेंसिंग राज बोलते हैं। ठीक है, तो इससे बड़ी दिक्कत होने लगी, जिसे लाल फीता शाही भी बोलते हैं, है ना, कि जो आप आईएएस वगैरह होते हैं तो उसको अप्रूवल नहीं देते हैं। जब आईएएस अप्रूवल नहीं देगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आ सकती थी। आयात शुल्क में कमी, आयात शुल्क में कमी की गई। आयात शुल्क का मतलब क्या होता है कि जैसे बाहर से हम कोई चीज़ मंगाते हैं, जैसे हमने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि भारत अमेरिका से हार्ले डेविडसन बाइक मंगाता है, तो भारत सरकार ने क्या किया, हार्ले डेविडसन बाइक पे इंपोर्ट ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, कि भारतीय लोग इसको ज़्यादा ना खरीदें, बल्कि इसकी जगह पे इंडियन जो बुलेट है उसको परचेज करें। तो अमेरिका नाराज होगा। तो अब इसमें क्या हुआ कि आयात शुल्क खत्म कर दी गई, यानी कि कम कर दिया गया। पहले 20% था, अब उसे 10% कर दिया गया। तो अमेरिका की अब बाइक इंडिया आने लगेगी। यही तो है उदारीकरण, वैश्वीकरण। बाजारों को रेगुलेट किया जाने लगा। बैंकिंग सुधार किए गए। बैंकिंग का मतलब बैंकों से कहा गया आप इन क्षेत्रों में लोन दीजिए, एग्रीकल्चर में लोन दीजिए, और साथ ही आप सिटीज़ में केवल अपनी आप ब्रांचेस मत ओपन करें, बल्कि अलग अलग जगह पे। और आपको पता होना चाहिए इसी 1991 के टाइम पीरियड पे ही नरसिम्हन समिति 1 और नरसिम्हन समिति 2 भी आ चुकी होती है। ठीक है, विनिमय दर में सुधार हुआ। विनिमय दर का मतलब ये हुआ कि जो रुपए की परिवर्तनीयता है, यानी कि जो हमारा रुपए है डॉलर और करेंसी यूरो के मुकाबले, उसमें चेंज किया गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाया गया, मतलब एफडीआई के प्रति जो भारत की पॉलिसी है उसको उदार बनाया गया। एफडीआई का मतलब ये होता है फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ावा दिया गया कि आप आइए हमारे यहाँ पिज्ज़ा, मैकडोनाल्ड, बर्गर, कुछ भी कंपनी खोलिए। व्यापार नीतियों को उदार बनाया गया। जो बिजनेस पॉलिसी उनको लिबरल किया गया कि ठीक है इतनी इतनी चीज़ों पे हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। अनिवार्य परिवर्तनीयता संबंधी कारण को हटाया गया। ऐसा नहीं है कि आपको केवल यही और यही इंडस्ट्री खोलनी है, आप कोई भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ गए। अगला आर्टिकल है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो आपको ये याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, आपको पता होना चाहिए। काफ़ी बार यूपीएससी ने इस रिपोर्ट पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आईएमएफ क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका गठन हुआ था, और खास बात क्या है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का गठन एक साथ हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान, इसीलिए इसे कहते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विंस सम्मेलन। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किससे संबंधित है तो कहेंगे आईएमएफ से। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किससे संबंधित है? वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, कई बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है तो आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अच्छा हमें बताना कि बगदाद जो कॉन्फ्रेंस है किससे संबंधित है। ठीक है, 1945 में इसका गठन हुआ था।
189 कंट्री इस समय इसके मेंबर हैं, ये आप क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। भारत 1945 में इसका मेंबर बना था, यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत बहुत दिनों बाद बना था, उसी समय भारत इसका मेंबर बन गया था, लेकिन संस्थापक सदस्य नहीं था, ये ध्यान रखना। अन्य रिपोर्ट इसके द्वारा एक और जारी की जाती है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। यानी कि दो रिपोर्ट हो गई, एक तो हो गई ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। क्लियर? तो ये दोनों रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आज का आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि 29 जुलाई में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।